देखिए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि किस तरीके से वोल्टेज रेगुलेशन काम करता है और वोल्टेज रेगुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। तो मैंने आपको 6 स्टेप्स वहाँ पर बताए थे। सबसे पहले आप V2 को रेफरेंस फेजर मान लीजिए। दूसरे स्टेप में मैंने आपको बताया कि आप I2 को कैलकुलेट कीजिए, जो कि लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी पावर फैक्टर के लिए अलग अलग तरीके का होता है। तीसरे स्टेप में मैंने आपको बताया था कि आप ZE2 को कैलकुलेट कीजिए, जो कि RE2 और XE2 का एक कॉम्प्लेक्स सम होता है। उसके बाद फोर्थ स्टेप्स में मैंने आपको बताया था कि आप नो लोड वोल्टेज को कैलकुलेट कीजिए, जो कि आपका V1/A भी होता है। और जो फिफ्थ स्टेप्स था, जो कि लास्ट स्टेप था, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप वोल्टेज रेगुलेशन को कैलकुलेट कीजिए उसी के फॉर्मूले से, जो कि उसका फॉर्मूला ये आपके पास सामने है। इस फॉर्मूले से आप वोल्टेज रेगुलेशन को कैलकुलेट कीजिए। ये 5 स्टेप्स आपको फॉलो करने थे। इन्हीं 5 स्टेप्स के चलते हुए हम आगे वोल्टेज रेगुलेशन के आगे के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन ध्यान देते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन लैगिंग पावर फैक्टर में किस तरीके से कैलकुलेट होता है। तो देखिए, वोल्टेज रेगुलेशन लैगिंग पावर फैक्टर के लिए कैसे वर्क करेगा, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है पावर फैक्टर के लिए। सबसे पहला स्टेप था कि वोल्टेज रेगुलेशन के अंदर V2 को आप रेफरेंस फेजर मान लीजिए। V2 को मैंने रेफरेंस फेजर माना, तो मेरे पास V2 जो मैग्नीट्यूड है उसका जो एंगल है वो 0 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से हो गया। ये मेरा फर्स्ट स्टेप कहलाया। सेकंड स्टेप में अपन I2 की बात करते हैं, तो I2 का अपन ने वहां पर भी क्लियर करा था कि I2 जो है, देखिए मैं आपको सबसे पहले इसका फेजर डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि अगर आप लैगिंग पावर फैक्टर की बात कर रहे हो तो अपन फेजर डायग्राम को इधर बना लेते हैं। इक्वेशन लिखने से पहले फेजर डायग्राम आप बनाइए कि एक अपने पास हो गया V2, ये मैंने रेफरेंस फेजर मान लिया। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर लैगिंग पावर फैक्टर की, तो आपको पता ही है कि जो I2 होगा वो आपका यहाँ पर 5 डिग्री पीछे होगा इस V2 से। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो फेजर डायग्राम है ये मैं पहले बहुत बार बना चुका हूँ और बहुत बार मैं समझा चुका हूँ कि किस तरीके से आप इसको बिल्ड कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से। तो आपको पहले वाले वीडियो देखना बहुत जरूरी है, ताकि आप इस चैप्टर पर, इस टॉपिक पर पकड़ बना सको और आगे जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनको भी आप सॉल्व कर सको बहुत आसान तरीके से। और जो फेजर डायग्राम है बहुत ही सिंपल चीज है, एक बार अगर आपको समझ में आ गई तो यहाँ पर देखिए, मैंने V2 को रेफरेंस फेजर ले लिया, I2 को मैंने 5 डिग्री पीछे कर दिया। उसके बाद आपको ये पता है कि जो I2 RE2 है, जो भी आपका ये देखिए, आपका जो सर्किट डायग्राम है उसके अंदर जो I2 RE2 है, ये आपका V2 के साथ ही, वो I2 के साथ ही फेज में होगा। तो आपको ये I2 के साथ ही बना देना है इस तरीके से। तो ये आपका हो जाएगा I2 RE2। अब जो I2 XE2 होता है, जो I2 XE2 होता है वो 90 डिग्री लीड करता है इसको, इस RE2 को लीड कर जाता है 90 डिग्री। मतलब कि ये वाला जो वोल्टेज हुआ ना, ये I2 को 90 डिग्री लीड करेगा, तो इसका मतलब है इसको भी 90 डिग्री। तो यहां से अगर मैं ये बना दूं 90 डिग्री लीड करके I2 XE2, तो मेरे पास ये वाली चीज आ जाएगी क्या। तो यहाँ पर देखिए, अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो मेरे पास आ जाएगा I2 ZE2। ये आपका I2 ZE2, और जो इस पूरे का रिजल्टेंट है वो मेरे पास मुझे मिल जाएगा, यहाँ पर होगा ये मुझे मिल जाएगा E2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मैं नंबरिंग कर देता हूँ कि इसको मैं A पॉइंट बोल देता हूँ, है ना। और यहाँ पर देखिए, अभी आप जब सॉल्व करेंगे आगे, दो चीज़ों से सॉल्व कर सकता हूँ मैं इस वोल्टेज रेगुलेशन को निकालने के लिए। एक तो मैं सिंपली इक्वेशन से सॉल्व करूँगा, दूसरा जो मैं सॉल्व करूँगा वो मैं फेजर डायग्राम से भी सॉल्व करके आपको आंसर तक पहुँचाऊँगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, आपको फेजर डायग्राम तो अगर समझ में आ गया है, तो अपन वापस से इक्वेशन की तरफ चलते हैं। इसको भी आप ध्यान में मत रखिए ज्यादा। यहाँ पर मैंने इसलिए आपको बताया कि I2 जो है 5 डिग्री यहाँ पर इससे लैग कर रहा है। तो यहाँ पर जो I2 है वो I2 5 डिग्री लैग कर रहा है। इसके लिए अपन ने -5 ले लिया। इसकी इक्वेशन किस तरीके से लिखी जाती है पहले बताया मैंने आपको, cos 5 -I2
Ji2 sin phi 2, ये आप लिख लीजिएगा। तीसरी इक्वेशन जो आपकी होगी वो होगी Ze2 की, Ze2 इज इक्वल्स टू Re2 प्लस Jxe2। ये सारे स्टेप्स मैं उसी तरीके से फॉलो कर रहा हूं जो मैंने आपको पहले बताया। फिर देखिए आपको निकालना है V1 अपॉन ए, इसको मैं E2 भी बोल सकता हूं, ठीक है। यहाँ पर तो इसकी वैल्यू होगी, केवीएल से अपन ने निकाली भी है कि I2 प्लस Ze2, V2 प्लस I2 Ze2, ये अपन ने केवीएल से निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर जो V2 है, इस V2 की वैल्यू आप यहाँ से रख देंगे क्या, तो ये V2 प्लस J0 लिख सकते हो, V2 प्लस J0। I2 की वैल्यू यहाँ से लिख दीजिए, तो I2 की वैल्यू भी आसानी से लिख सकते हो। I2 की वैल्यू लिखने के लिए यहाँ से आपको ये वाली चीज उठानी होगी, तो यहाँ पर आप ये लिख दीजिए I2 cos phi 2 माइनस Ji2 sin phi 2। Ze2 की जो वैल्यू है वो यहाँ से उठाकर पुट कर दीजिए, Re2 प्लस Jxe2। तो ये आपकी इक्वेशन बनी। इसको आगे अगर अपन सॉल्व कर लें तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए आंसर कैसे मिल सकता है कि आपको इन इक्वेशंस को आपस में इंटू करना होगा। जैसे इसको इसके साथ इंटू करिएगा और इसको इसके साथ इंटू करिएगा, तो इनको आपस में जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको अल्टीमेटली रिजल्ट मिलेगा। उस रिजल्ट को इस फॉर्म में लिखना है, लिख लेना है I2 Re2 cos phi 2 प्लस I2 Xe2 sin phi 2, इसका एक ब्रैकेट बना लीजिए। नेक्स्ट में ये हो गया मेरा रियल नंबर। जब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूंगा तो J, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पर तो 0 है, यहाँ पर I2 sin phi 2 आ जाएगा और Xe2 आ जाएगा। तो देखिए I2 Xe2 cos phi 2, इससे इंटू होकर के ये वाली इक्वेशन बनी, माइनस I2 Re2 sin phi 2, ये इक्वेशन मेरे पास बन गई। इस इक्वेशन को अब अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो यहाँ इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूं, इस इक्वेशन का मैग्नीट्यूड लेना होगा, क्योंकि हमको पता है कि वोल्टेज रेगुलेशन सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पर ही बेस्ड होता है, मैग्नीट्यूड की ही कैलकुलेशन की जाती है। तो आपको ये चीज मत भूलिएगा, ये चीज भूल जाएंगे तो आप यहाँ पर सॉल्व नहीं कर पाएंगे कि आपको मैग्नीट्यूड लेना होता है। मैग्नीट्यूड लेने के लिए मैं दोनों का स्क्वायर करके होल रूट कर दूंगा, तो दोनों ही टर्म्स का मैंने यहाँ पर स्क्वायर कर देना है। ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जो भी टर्म हमने पहले कैलकुलेट करी, मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, तो इनका होल रूट करके स्क्वायर कर देना है। तो ये मेरे पास जो है मैग्नीट्यूड ऑफ E2 निकल करके आ जाएगा। यही मेरा वोल्टेज रेगुलेशन। अब देखिए वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करने के लिए तो आपके पास फॉर्मूला क्या था, वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो था वो आपके पास था V1 अपॉन ए का मैग्नीट्यूड माइनस V2 फुल लोड अपॉन V2 फुल लोड। तो हमको सारी वैल्यूज मिल चुकी है सर, V2 हमको मिल चुका है, V1 अपॉन ए मतलब E2 ही होता है, तो ये हमको मिल चुका है। तो यहाँ पर जैसे आप वैल्यूज को पुट करेंगे आपको वोल्टेज रेगुलेशन का पता चल जाएगा। तो ये हमारी जो कैलकुलेशन हुई ये हमारी हुई मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो कि हमने इक्वेशन से सॉल्व कर लिया। अब जब हम फेजर डायग्राम से सॉल्व करेंगे तो देखिए किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो कि हमको अल्टीमेटली चाहिए E2, तो अगर हमको E2 चाहिए तो E2 किस तरीके से मिलेगा, अगर मैं इस डायग्राम के हिसाब से देखूं तो इसको मैं C पॉइंट मान लेता हूं। तो देखिए OC जो है वो हाइपोटेन्यूस हो गया, इज इक्वल्स टू OF प्लस FC। अगर मैं ये कर दूं कि OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू OF स्क्वायर प्लस FC स्क्वायर, तो क्या मुझे डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। अब इसी को अगर आपको सॉल्व करना है, अब देखिए OF जो है वो अकेला कुछ भी नहीं है, ये जो OF है इसको आप कुछ भी नहीं कह सकते हो, जो FC है इसको आप अकेले कुछ भी नहीं कह सकते हो। तो आपको यहाँ पर रिजॉल्व करनी होगी बातों को। देखिए ये रिजॉल्व करना आसान है, तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पर रिजॉल्व कर सकते हो। रिजॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो OF है, अगर आपको ये शो हो रहा है, देखिए जो OF है इसको आप तीन भागों में बांट सकते हो। एक तो OA, यहाँ पर देखिए आप अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ पर बातों को बहुत ही अच्छे से रिलेट कर पाओगे और कभी भूल नहीं पाओगे। सबसे मेन बात यह है कि अगर आपने यहाँ पर समझ लिया तो कभी भूल नहीं पाओगे। आप डायरेक्ट एग्जाम में भी चले जाएंगे ना ये वीडियो देख करके, तो आप वहां पर आसानी से लिख सकते हो। देखिए सबसे पहले इस OF को तीन भागों में बांटेंगे हम।
ओ ए हमारा V2 कहलाएगा। फिर हम लिखेंगे इसको AD और DF। अब देखिए AD हमारा क्या कहलाएगा, देखिए AD जो AB है वो हमारा I2RE2 है। मान लीजिए अगर मेरा यहां पर कुछ एंगल होता तो इसको मैं I2RE2 कॉस वाला टर्म बोल देता क्या। यहां पर मान लीजिए कोई भी एंगल है और ये एंगल देखिए एग्जैक्टली φ2 ही होगा, क्योंकि ये वाली जो टर्म है ना ये इसके साथ फेज में है। तो जितना एंगल ये इससे लैग करेगा V2 से, उतना ही एंगल ये भी लैग करेगा V2 से। तो यहाँ पर भी φ2 एंगल होगा। अब इसका ऊपर वाला जो भाग है, इस I2RE2 का जो ऊपर वाला भाग है जो कि D तक पहुंचेगा, वो हमारा I2RE2 cos फाई कहलाएगा। और जो नीचे वाला भाग है, ये वाला जो भाग है DB वाला, वो I2RE2 sin φ2 कहलाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए जो DF है ये आपका क्या कहलाएगा। DF ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा जो BC है वो हमारा I2XE2 है। अब इसके दो भाग हो जाएंगे, एक तो BG और एक हमारा ये वाला भाग हो जाएगा G और C, इसी BC का। तो देखिए जो मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये माना मैंने कि यहाँ पर एक एंगल मान लेता हूं, तो ये वाला जो एंगल है वो भी मेरा φ2 ही हो जाएगा। वो φ2 एंगल किस तरीके से होगा, नहीं ये वाला जो है, ये वाला जो एंगल है ये मेरा 90 माइनस φ2 हो जाएगा। ये आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये वाला जो है ना ये इससे 90 डिग्री लीड कर रहा है, इस वाली चीज से 90 डिग्री लीड कर रहा है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का डिफरेंस आना है। तो 90 माइनस φ2 कर ये वाला एंगल मुझे मिल जाएगा। तो ये वाली जो बात होगी ये तो मेरा साइन कहला जाएगा और ये वाला जो मेरा कॉस हो जाएगा। तो देखिए मुझे तो ये वाली टर्म चाहिए DF, और देखिए DF और BG इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज है। तो जैसे मैं इसको यहाँ पर गिराऊंगा तो मुझे BG मिल जाएगा, जो मिल जाएगा मुझे I2XE2 sin φ2। वैसे तो एंगल वाला कॉस होता है, लेकिन यहाँ पर 90 माइनस है तो यहाँ पर sin φ2 कहलाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी थी, OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू OF स्क्वायर प्लस FC स्क्वायर। तो वापस उसी को लिखता हूँ, OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू OF स्क्वायर। इस OF स्क्वायर को मैं यहाँ पर लिखता हूँ OA प्लस AD प्लस DF का होल स्क्वायर। अब हम रिजॉल्व करेंगे FC को। FC क्या होगा, FC को मैं ये लिख सकता हूं क्या कि GC माइनस का FG, इतने भाग में से इतना घटा दूंगा तो इतना ही तो बचेगा। तो वहीं पर यही मैं लिख देता हूं कि GC माइनस FG का होल स्क्वायर। अब देखिए जो GC है वो तो हमारा हो जाएगा I2XE2 cos φ2, और जो FG है वो हमारा ये वाला भाग हो जाएगा सर I2RE2 sin φ2। अब इन चीजों को यहां पर लिख देना है। तो देखिए OA की वैल्यू लिख दें तो यहां पर V2 होगा, ED की वैल्यू लिख दें तो यहां पर I2RE2 cos φ2 होगा, और DF की वैल्यू लिख दें तो I2XE2 sin φ2 हो जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर कर दो। GC की वैल्यू लिख दो I2XE2 cos φ2 माइनस FG की वैल्यू लिख दो I2RE2 sin φ2, और इनका होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, दोनों का होल स्क्वायर कर दिया। जब मैं इस स्क्वायर को हटाऊंगा तो मेरे पास इधर रूट आ जाएगा, वही रूट मैं इधर लगा रहा हूं। तो इधर मेरा OC हो गया। अल्टीमेटली OC जो है वो मेरा E2 है, और E2 ही मेरा V1/A कहलाता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये वाली इक्वेशन और जो मैथमेटिकल इक्वेशन पहले सॉल्व करी थी दोनों ही सेम है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम कैसे, मतलब इस वोल्टेज रेगुलेशन की जो टर्म है इसको कैसे भी निकाल सकते हैं। हम फेजर डायग्राम से भी निकाल सकते हैं, और हम डायरेक्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो कि मैंने 6 स्टेप बताए थे आपको, 5 स्टेप बताए थे सॉरी, उससे भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप किसी भी क्वेश्चन को किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो इस वोल्टेज रेगुलेशन वाले टॉपिक के लिए। अब आपको वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करना है तो वहां पर आप वैल्यूज रख दीजिए और आपको वोल्टेज रेगुलेशन आपको मिल जाएगा। देखिए एक और टर्म होती है यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ लैगिंग पावर फैक्टर। देखिए अप्रोक्सीमेट के अंदर क्या होता है, अप्रोक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन भी कई बार कैलकुलेट किया जाता है, पूछ लेता है। इसके अंदर ये वाली जो टर्म है ना I2XE2 cos φ2 और माइनस I2RE2 sin φ2, इस टर्म को जीरो कर दिया जाता है, क्योंकि
इसमें से इसको आप घटाएंगे तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कहलाता है ये। तो जब मैं इसको भूल जाऊंगा तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये वाली इक्वेशन बचेगी, ये वाली इक्वेशन बचेगी, तो इस स्क्वायर से मेरा ये रूट भी कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास ये वाली इक्वेशन बच जाएगी। तो इसी इक्वेशन को मैं इधर लिख रहा हूं, E2 इज इक्वल्स टू V2 प्लस I2 RE2 cos phi2 प्लस I2 XE2 sin phi2। ये इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख दी। V2 को अगर मैं उधर ले जाऊं तो मेरे पास E2 माइनस V2 हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ पर V2 से डिवाइड भी कर दूं बोथ साइड्स तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी RE2 cos phi2 प्लस I2 XE2 sin phi2 डिवाइडेड बाय V2। ये आपका वोल्टेज रेगुलेशन निकल चुका है लैगिंग पावर फैक्टर के लिए। ये वोल्टेज रेगुलेशन का ही फॉर्मूला है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा जहाँ तक मुझे लगता है। अब फिर भी कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब देखिए हम बात करते हैं लीडिंग पावर फैक्टर की। अभी हमने बात करी थी लैगिंग की, अब हम बात करेंगे लीडिंग पावर फैक्टर का वोल्टेज रेगुलेशन कैसे निकलता है। देखिए सबसे आसान बात तो तब लगेगी आपको जब आप फेजर डायग्राम बनाना सीख जाओगे। देखिए लीडिंग पावर फैक्टर के लिए आपको फेजर डायग्राम बनाने के लिए क्या करना होगा, वही रेफरेंस फेजर आपने V2 मान लिया। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि लीडिंग है तो यहाँ पर करंट लीड करेगा इस V2 को 5 डिग्री एंगल से। ये मैंने लीड करवा दिया सर 5 से। अब मुझे क्या करना है, इसी के रेफरेंस में मतलब इसी के फेज में I2 RE2 बना देना है। तो यहाँ पर जितना एंगल है उतना एंगल इसके लिए भी होगा। ये बन गया सर अपना I2 RE2, ठीक है। इसी के बाद इससे 90 डिग्री मतलब इससे 90 डिग्री लीड करवा दो या इससे 90 डिग्री लीड करवा दो I2 XE2 को, एक ही बात है। ये मैंने लीड करवा दिया सर I2 XE2। अब देखिए इन दोनों का जो सम है ये कहलाता है I2 ZE2, और ये पूरा जो सम है ये कहलाता है आपका E2 या फिर V1/A। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल सा फेजर डायग्राम है। तो यहां पर अगर अपन फिर से मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू सॉल्व करना चाहें तो 5 स्टेप को फॉलो कर सकते हो आप। कि सबसे पहले तो V2 को मान लीजिए रेफरेंस फेजर, तो V2 प्लस J0 बन जाएगा। दूसरी बात जो होती है वो I2 के लिए होती है, तो I2 जो है उसके लिए प्लस 5 है, इस बार पॉजिटिव 5 है, तो वो हो जाएगा I2 cos 5 प्लस JI2 sin 5। फिर मैं बात करूंगा ZE2 की, तो ZE2 तो वापस से मेरे पास RE2 प्लस JXE2 बनता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ E2 की, जो कि मेरे पास V1/A है, जिसको मैं V2 प्लस I2 ZE2 से सॉल्व करता हूँ KVL लगा करके, जो कि मैंने पहले बताया आपको। इसके अंदर V2 की जब वैल्यू रखूंगा तो मैं ये वाली वैल्यू रखूंगा, I2 की वैल्यू मैं ये वाली रखूंगा, ZE2 की वैल्यू मैं रखूंगा RE2 प्लस JXE2। वो सारी वैल्यूज मैं आपके लिए छोड़ देता हूं कि आप उस चीज को लिख सकते हो आसानी से। यहाँ पर आप लिखोगे V2 की वैल्यू ये वाली, I2 की वैल्यू लिखेंगे आप ये वाली, और ZE2 की वैल्यू लिखेंगे आप यहाँ पर RE2 प्लस XE2। उसके बाद आप इन टर्म्स का स्क्वायर करेंगे, इन टर्म्स नहीं, आप इन टर्म्स को क्या करेंगे, इनको टर्म्स को आपस में इंटू करेंगे, और उसके बाद रियल नंबर को अलग रखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को अलग रखेंगे, और उसका स्क्वायर कर देंगे आप, और फिर उसका रूट ले लेंगे आप, ताकि आपको E2 का मैग्नीट्यूड मिल सके। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको ऐसा करना होगा, और उसके बाद वोल्टेज रेगुलेशन आप निकाल सकते हो। तो ये बहुत ही आसान सा एक काम है, इसको आप करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा कि आपको चीज़ें क्लियर होने लगेंगी जब आप खुद करेंगे। तो अब मैं आपको ये चीज़ उससे बता देता हूँ कि आप उससे कैसे सॉल्व करेंगे। कि देखिए फेजर डायग्राम से जब आपको सॉल्व करना है तो आपको, जैसा कि मैंने पिछले डायग्राम में बताया था कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो उसी तरीके से आपको यहाँ भी सॉल्व करना है। कि आपको अल्टीमेटली E2 की बात निकालनी है, तो E2 निकालना है, तो आपको E2 निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है कि मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी चाहिए होगा, यहाँ पर भी आप रिजॉल्व कर सकते हो उसी तरीके से, और यहाँ की जो इक्वेशन होगी वो पहले वाले इक्वेशन के बराबर होगी बिल्कुल। तो इन दोनों को क्रॉस चेक आप कर सकते हो, और यहाँ पर जो वोल्टेज रेगुलेशन निकलेगा
वो उसी वोल्टेज रेगुलेशन के बराबर होगा। तो आप यहाँ पर भी कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, फेजर डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हो और मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हो। और फिर आपको अप्रोक्सीमेट इक्वेशन निकालने के लिए जो छोटी वाली टर्म होगी, जो भी छोटी वाली टर्म होगी, मतलब I2 RE2 cos phi 2 माइनस I2 XE2 sin phi 2, अगर वो टर्म आपके सामने आती है तो आपको उसको जीरो कर देना है। ठीक है, यहाँ पर ऐसी टर्म आएगी और जो पॉजिटिव टर्म है उसको आपको रख लेना है, बस इतनी बात आपको करनी है, तो आपका अप्रोक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन भी निकल जाएगा। तो ये लीडिंग पावर फैक्टर का आपका कॉन्सेप्ट पूरा होता है। यहाँ पर बहुत ही आसान सी बात है, अगर आपने लैगिंग पावर फैक्टर समझ लिया तो लीडिंग और यूनिटी पावर फैक्टर समझना बहुत आसान बात है। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ यूनिटी पावर फैक्टर के लिए। देखिए वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बन जाए, इसलिए मैंने आपको थोड़ा वर्क दिया है ताकि आप यहाँ पर समझ सके चीज़ों को, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है तो यहाँ पर देखने में थोड़ा इंटरेस्ट कम हो जाता है, लेकिन आपको नॉलेज पूरी मिले मैं ये कोशिश करता हूँ। देखिए यूनिटी पावर फैक्टर के लिए आपको क्या करना है कि इसमें एक डिफरेंस आएगा। आप V2 की जब बात करोगे तो चीज़ें सेम रहेगी, जब आप I2 की बात करोगे तो यहाँ पर जो I2 का जो एंगल है ना वो 0 डिग्री हो जाता है, तो यहाँ पर I2 प्लस जे 0 ही बन जाएगा। यहाँ पर I2 cos phi 2 प्लस जे I2 sin phi 2 नहीं बनता है, यहाँ पर ऐसा इक्वेशन बनता है। उसके बाद आप E2 की बात करो तो वही V2 प्लस I2 ZE2 बनता है। V2 की वैल्यू रख दोगे, I2 की वैल्यू रख दोगे, ZE2 की वैल्यू रख दोगे, उससे आपको इक्वेशन मिल जाएगी। I2 का जब मैग्नीट्यूड लोगे तो मैं आपको डायरेक्ट इक्वेशन बता देता हूँ। ये डायरेक्ट इक्वेशन अगर आप याद भी कर लो तो भी आपके लिए आसानी होगी। V2 प्लस I2 RE2 का होल स्क्वायर I2 XE2। ये इक्वेशन याद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे, आपको इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी। और बहुत ही आसान सी बात है, देखिए V2 क्योंकि यूनिटी की तो आप याद कर ही सकते हो कि V2 I2 RE2 यहाँ पर कॉस वाला टर्म नहीं है, और I2 XE2 का होल स्क्वायर, बस इतना ही आपको याद करना है। इससे आपका वोल्टेज रेगुलेशन निकल जाएगा। ये आपका वोल्टेज रेगुलेशन निकल जाएगा। जो यूनिटी पावर फैक्टर है ना उसको आप लैगिंग और लीडिंग से भी निकाल सकते हो। उसके अंदर आप जो cos phi जो जहां भी I2 की टर्म है ना उसको आप जीरो कर दीजिए, मतलब जहां भी वो एंगल phi 2 है उसको आप जीरो बना दो, तो आपका ये जो यूनिटी पावर फैक्टर है ये आराम से निकल करके आ जाएगा वोल्टेज रेगुलेशन का। तो देखिए वोल्टेज रेगुलेशन को एक हवा बना रखा है सभी ने कि वोल्टेज रेगुलेशन बहुत ही हार्ड बात है, समझ में नहीं आता है, लेकिन मुझे यहाँ पर लगता है कि वोल्टेज रेगुलेशन आसान बात है। आपको चीज़ों को रिलेट करना आना चाहिए, तो मुझे लगता है कि मैंने शायद यहाँ पर रिलेट किया है तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे डाउट्स पूछिए, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा कमेंट बॉक्स में। नहीं समझ में आया तो अपन फिर से वीडियो बनाएंगे और अच्छा समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम सभी के लिए बराबर चीज़ों को रखेंगे, सभी को समझ में आना चाहिए। और जो ट्रांसफार्मर का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वोल्टेज रेगुलेशन, इस पे क्वेश्चन बनते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी वोल्टेज रेगुलेशन को पूछा जाता है, और गेट एंड IAS वगैरह में भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो देखिए जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स आने वाले हैं वो लॉसेस के बारे में है, और ऑटो ट्रांसफार्मर वगैरह स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी। तो आप यहाँ पर बने रहिए और वीडियोज़ देखते रहिए। हमारे 500 सब्सक्राइबर भी हुए हैं, तो यहाँ पर बहुत ही मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पर बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है, और जिस तरीके से आप सपोर्ट दे रहे हैं प्लीज़ आप उसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। और अपने टॉपिक्स को मुझे बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, उसी टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। जो भी टॉपिक मुझे लगेगा कि यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है, और बहुत सारे देखिए वीडियो तो ज़रूर बनेगा। आप एक बंदा भी अगर मुझे बताता है कि सर इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसका वीडियो ज़रूर बनेगा, थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा डिमांड होगी उस टॉपिक की तो वो जल्दी बना दिया जाएगा, क्योंकि आपके लिए ही यहाँ पर सब कुछ होगा, मतलब आपका सेटिस्फेक्शन ही मेरा सेटिस्फेक्शन है। तो थैंक यू फॉर दिस लव। 500 सब्सक्राइबर आपने करवाए, आई होप दैट 1000 सब्सक्राइबर भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। मैं आपके लिए रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ सब्सक्राइबर के लिए, क्योंकि अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही होगी तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करोगे, इसलिए मैं बार बार नहीं कहता हूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिए। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बने रहिए।
आप वीडियोस देखिए, भले ही आप सब्सक्राइब मत कीजिए, लेकिन आप बार बार आइए और वीडियोस को देखिए, यही बहुत है मेरे लिए। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि उससे मुझे पता लगता है कि हाँ यार ये वीडियो अच्छा है, तो मैं उस टाइप की वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। बस बहुत ज़्यादा बकवास कर ली, थैंक यू।